नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज मैं उत्तर हावड़ा के पिलखाना क्षेत्र में आया हूं और ऐसे शख्स से आज मैं रूबरू होने जा रहा हूं जो भाजपा में केवल राज्य स्तर पर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान बना चुके हैं और कई अब तक राष्ट्रीय लेवल पर और राज्य लेवल पर कई पदों पर भाजपा के अच्छे पदों पर रहे हैं और अधिक से अधिक उसमें योगदान भी दिए हैं। वर्तमान समय में वो पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव हैं और अनुसूचित जाति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक सोनकर जी और पहला बात उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने बहुमूल्य समय निकाल के हमें दिया है। आइए मैं उनसे रूबरू करके बात करता हूं। नमस्कार सर। नमस्ते। इंडिया आई न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला बात तो सर आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज 6 अप्रैल को है और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में माननीय अटल जी आडवाणी जी के नेतृत्व में उन्होंने मुंबई अधिवेशन में गठन किया था। और आज भाजपा का वो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विश्वास पूरे हिंदुस्तान की जनता करती है और भारतीय जनता भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी ज़मीन के लिए विश्वसनीयता के साथ जन सेवा में कार्य कर रही है। आज तो भाजपा का लहर पूरा बंगाल में देखा जा रहा है या फिर बहुत कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कुछ बातें बताइए जब शुरुआती दिनों में आप लोग को संघर्ष करना पड़ा भाजपा को लाने में। देखिए, शुरुआती दौर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का, मैं इस क्षेत्र में फ़कीर बगान अंचल में रहता हूँ और ये सबसे पिछड़ा अंचल है। और 1984 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के जब चले थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, ये कौन सी पार्टी है, ये कहाँ से आ गया है। और हम लोग जब इसकी पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे और निकलते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, हम दो हमारे दो, यानी यही दो लोग हैं और दो लोग इसके पार्टी के नेता हैं, अटल जी और आडवाणी जी, इनके आगे और कोई है भी नहीं। तो संघर्ष गाता रहा है, हमारे ऊपर हमला भी हुआ है और बीजेपी का प्रचार प्रसार करते रहे, बहुत उपेक्षा भी हुआ है। लेकिन हम लोगों ने दृढ़ संकल्प के साथ माननीय अटल जी के विचारों को और माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को, आडवाणी जी के संग मार्गदर्शन में हम लोगों ने निरंतर कार्य किया है और देश के प्रति हमारा जो समर्पण है उस चीज़ को निष्ठा से हमने निभाने का भरपूर कोशिश किया। जिस पार्टी को बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अहम योगदान दिए थे, इवन अपने जान भी इसी बीजेपी पार्टी के लिए चुकाए थे, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी भाजपा को बाहरी पार्टी या बाहरी लोगों का पार्टी कहती है। देखिए, एक बात बताएं, ममता बनर्जी अपनी वो तो रणनीति में वो तो कहेंगी बहिरागतों का जो मुद्दा उठा रही है ये बेतुका है। और हम कहते हैं, मीडिया वालों से भी कहते हैं कि इस मुद्दे के बारे में चर्चा करना भी नहीं चाहिए, बेतुका है। अब देखिए, जिसके घर में जिसकी बहू बहिरागतों हो, अब बहिरागतों की बात कर रहे हैं। अभी जया बादुड़ी आकर के प्रचार प्रसार कर रही है। अब ऐसे स्थिति में बहिरागतों बोलना, और जबकि इस मिट्टी में रचे बसे हैं यहाँ के बिहार यूपी के लोग, पश्चिम बंगाल के मिट्टी में रचे बसे। 1905 में जो बंग विभाजन हुआ उसके बाद से एक समय में बंगाल और बिहार सब एक था, उड़ीसा एक था। विभाजन के बाद ये प्रांत अलग अलग बने हैं। तो इसमें बहिरागतों बोलना ये दीदी का मानसिक दिवालियापन है और कुछ है नहीं। और दीदी विशेषकर कुछ दिन पहले उन्होंने भगवाधारी और चोटीधारी और तिलक ताले को अपशब्द कहते हैं, ये लोग गुंडे हैं और जो आके यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये तिलक कौन लगाता है, ये भगवाधारी कौन होता है, ये चोटी कौन रखता है? ये मैक्सिमम हमारे बिहार और यूपी के ही जो लोग संबंधित लोग हैं। और जो बंगाल को इसकी रचना करने में, इसको सुंदर बंगाल बनाने में, सुंदर कलकत्ता बनाने में हमारे बिहार और यूपी के भाइयों को बहुत बड़ा योगदान है। इसको आप नकार नहीं सकते। अगर दीदी ऐसा बोलती है तो इनको 2 मई को इनको सबक मिल जाएगा कि ऐसा आप शब्द कहने का परिणाम क्या होता है। बंगाल एक सभ्यता के रूप में, कल्चर रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऐसे समय में ममता बनर्जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, सबके प्राइम मिनिस्टर, चाहे बीजेपी के रहे चाहे टीएमसी के रहे, ऐसे समय उन्हें गुंडा कहना, दैत्य कहना, राक्षस कहना, ये बंगाल की संस्कृति स्वभाव देता है क्या? देखिए, दीदी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। दीदी को अब एक बार रांची जाकर के, झारखंड में रांची में जाके काके में इलाज कराना चाहिए। जो इस राष्ट्र के पंत प्रधान के बारे में ऐसी अपशब्द कहे,
ऐसे लोगों को राजनीतिक में कहीं स्थान नहीं मिलना चाहिए। और पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति के कल्चर है, यहाँ पे अगर आप बस और ट्राम में अगर चलेंगे, बैठेंगे अगर, तो देखते हैं कोई बुजुर्ग आदमी या कोई महिला आ जाती है तो यहाँ पे सर्वप्रथम उठ करके उसको बैठने की जगह दी जाती है, और अगर कोई महिला रहती है तो उनको बैठाने का जगह दिया जाता है। ये आप बस और ट्राम से इस बंगाल की संस्कृति और कल्चर का पता लगा सकते हैं। और बंगाल यहाँ पे एक सांस्कृतिक राजधानी है। पूरे हिंदुस्तान में जो कल्चर बंगाल में है वो कल्चर कहीं नहीं है। जो मान सम्मान बुज़ुर्गों का, महिलाओं का, छोटों का, बड़ों का जो यहाँ पे होता है कहीं नहीं होता है। और इस कल्चर को नष्ट करने का काम ममता बनर्जी कर रही है, और ये नष्ट कर रही है, स्वतः नष्ट हो जाएंगी। 2 मई दीदी गई, इस बात को आप नोट कर लेना। और एक बात और है सर, कुछ दिन पहले मीडिया में अभिषेक बनर्जी के बारे में एक टेप जारी हुआ है कि सिंडिकेट के थ्रू उन्हें हर महीने 30 से 35 करोड़ मिलता था। इस पर क्या कहेंगे? भाई ये तो सर्वविदित है। भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा ही है। ममता बनर्जी इस प्रदेश को नहीं चला रही हैं, अभिषेक बनर्जी चला रहा तोलाबाजी के माध्यम से। एक असभ्य लड़का नंदीग्राम में जा करके शुभेंदु अधिकारी के पिताजी के बारे में आप शब्द कहता है और चैलेंज करता है कि डाक तोर बाबा कोताय आचे, डाक एखाने आमी आची। ये शब्द का उपयोग करता है हिंदुस्तान की बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। और ये जो लड़ाई जो चल रहा है, ये तोलाबाजी, कट मनी, सिंडिकेट के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अच्छा, नॉर्थ हावड़ा में सर जहाँ से आप हैं, यहाँ पर जल जमाव की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या और शिक्षा में भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। इस पर अगर आपकी सरकार आती है तो इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही है कि जो जनताओं की जो सुविधा है उसकी व्यवस्था करे, जल जमाव समस्या का निजात दिलाए, पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, स्कूल कॉलेज हो, लड़कियों के लिए यहाँ कॉलेज बने, हॉस्पिटल का निर्माण हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहते आ रही है कि जो जन परिसेवा है उसको प्रथम वरीयता में रखा जाए और ये मुहैया कराया जाए। ये सीट शुरू से सीपीएम का गढ़ रहा है, उसके बाद टीएमसी लगातार जीतती आई है। ऐसी परिस्थिति में सर आपको कितना लगता है कि इस पर भाजपा इस सीट को निकाल पाएगी? देखिए, आप पूरे घूम रहे हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप गली गली घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। शर्मा जी, आप हमसे ज़्यादा आपके पास जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं बता दे रहा हूँ कि पूरे उत्तर हावड़ा में भाजपा मय हो गया है और 10 तारीख को जनता ने मूड बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए। और हालांकि नॉर्थ हावड़ा में एक मुस्लिम फैक्टर है, हालांकि पूरे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम फैक्टर है, लेकिन नॉर्थ हावड़ा में मुस्लिम फैक्टर को किस प्रकार भाजपा अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगी? देखिए, एक्चुअल में जो मुसलमान हमारे भाई हैं वो भी इस मिट्टी के संतान हैं। और अब तक क्या है कि मुसलमान भाइयों को जिस मायने में उनके पास जा कर के उनकी बातों को समझाना, उनको जागृत करना, 70 वर्षों में मुसलमान भाइयों को ठगा गया है वोट बैंक के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस ढंग से विवेक सोनकर प्रदेश का सचिव है, उसी ढंग से हमारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ आए, कंधा से कंधा मिलाएं, बैठे, उसी ढंग से वो भी पार्टी में पोस्ट होल्ड करें, उनके भी बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। जिस ढंग से हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि मेरा बेटा वरिष्ठर बने, जज बने, डॉक्टर बने, उनके भी मुसलमान के बच्चों को भी डॉक्टर, जज, वरिष्ठर बनने की ज़रूरत है। लेकिन इसकी व्यवस्था अब तक किसी राजनीतिक दलों ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंतन कर रही है। और सर एक थोड़ा निजी सवाल है कि कैंडिडेट घोषित होने से पहले ये अटकलें लगाई जाती थी कि विवेक सोनकर को भी नॉर्थ हावड़ा का टिकट मिल सकता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 38 वर्षों से मैं कार्य करता हूँ और एक निष्ठावान, एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। इसकी वजह से मैंने रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति जी हैं, वो भी जब अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष थे तो मैं उनका सचिव था। संजय पासवान जी के साथ उपाध्यक्ष था, विनोद सोनकर जी के साथ मैं उपाध्यक्ष था, दुष्यंत गौतम जी अभी महामंत्री, उनके साथ मैं सचिव था। वर्तमान में मैं 18 साल पहले यहाँ पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति मोर्चे का अध्यक्ष था। मैं वार्ड से काम करके आया हूँ और माननीय दिलीप घोष जी ने इस बार हमें प्रदेश का सचिव का दायित्व के साथ साथ बीरभूम जिले का प्रभारी बनाया। इतने दलों, इतने पदों पे काम करने के बाद और इतना पुराना कार्यकर्ता होने के बाद एक स्वाभाविक सा ये होता है कि भाई पार्टी हमें भी टिकट देगी।
लेकिन पार्टी ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। टिकट नहीं मिला है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी जो विचार करेंगे। लेकिन हम एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मरण उपरंत मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठ कार्यकर्ता हूँ, रहूँगा। और सर ये बात और बोलना चाहेंगे कि आपका बंगाल में ममता दी शुरू से ही जो भी लोग पार्टी छोड़ के टीएमसी से बीजेपी में आए हैं तो कहते हैं मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें सबको साफ करके क्लियर कर देते हैं। ये तो बात सही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन इन द सेंस ये है कि दूसरे दलों में संस्कार नहीं है, दूसरे दलों में पार्टी की करने की पद्धति नहीं है, दूसरों दलों में विचारधारा नहीं है। और जो भी व्यक्ति हमारे पार्टी के अंदर आता है उसको हम लोग अपने विचारधारा में समाहित करते हैं और उनको अपने साथ उस विचारधारा से जोड़ते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, क्योंकि एक विचारधारा वाली पार्टी है। बनर्जी का आना तो लगता है बीजेपी पर मजबूत पूरा होगी नॉर्थ हावड़ा में या पूरा हावड़ा सेक्शन में। देखिए, राजीव बनर्जी का आना और किसी भी टीएमसी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का भी आना अपने आप में एक मजबूत कड़ी तो है ही है। और राजीव बनर्जी एक पाक साफ और एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, उनका भाषा से भी देख सकते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी देख सकते हैं। राजीव बनर्जी के आने से भारतीय जनता पार्टी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में मजबूत हुई है। ये खेला होवे ये पश्चिम बंगाल का एक स्लोगन बन गया है। खेला तो हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी खेला खेल रही है। स्लोगन ये बीरभूम जिले से मैं जिस जिले का प्रभारी हूँ अनुव्रत मंडल ने दिया था कि खेला होवे, और वो पूरा प्रचलित हो गया। तो इसकी चिंता की बात नहीं है। इसका समापन, इस खेले का समापन भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होगा। बंगाल में 20 से 26% तक अनुसूचित जनजाति के लोग माने जाते हैं, तो आपकी सरकार अगर आती है तो उसमें क्या प्राथमिकता रहेगी इन लोगों के लिए? देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग, मैं भी एक अनुसूचित जाति वर्ग को, मैं इस दर्द को, मैं इस पीड़ा को जानता हूँ। मेरी प्राथमिकता, मैं सरकार से कहूँगा, मैं पार्टी से कहूँगा कि अनुसूचित जाति वर्ग को सर्वांगीण डेवलपमेंट शिक्षा क्षेत्र में और मेडिकल क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, उच्च कोटि की शिक्षा की व्यवस्था और उच्च कोटि की मेडिकल परिसेवा की व्यवस्था कराया जाए, जिससे यहाँ पे देखिए गरीब व्यक्ति अगर कोई बीमार पड़ता है तो आर्थिक दुर्बलता के कारण वो अपने उपचार नहीं करा पाता। तो इसकी सामूहिक व्यवस्था की जाएगी। और मैं स्वयं अनुसूचित जाति का हूँ, तो इस पीड़ा को मैं जानता हूँ। इसके लिए मैं संघर्ष करूँगा और इन बातों को माननीय जो भी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे उन तक पहुँचा कर इस वर्ग को लाभ दिलाने का मैं काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी पर ममता बनर्जी हमेशा पश्चिम बंगाल को बांटने का इल्ज़ाम लगा रही है कि बंगाल में जो सौहार्द या मित्रता का जो रिलेशन हिंदू मुस्लिम को, उसको तोड़ने का काम कर रही भाजपा। शुरू से जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है महिला, और आज आरोप लगा रही हम लोगों के ऊपर। तुष्टीकरण इन्होंने किया है। एक मुख्यमंत्री होकर के विशेष समुदाय का चोला पहन करके उन्होंने अपने हिंदू धर्म का भी ठगा है और मुसलमान धर्म को भी ठगा है। मैं विवेक सुनकर कभी भी टोपी पहन के मुस्लिम नहीं हो सकता। अगर मैं अपना धर्म का अगर पालन नहीं करूँगा, अगर धर्म को अगर नहीं मानूंगा, तो मैं दूसरा धर्म को भी उस ढंग से आदर और मान्यता नहीं दे सकता हूँ। किसी को धोखा देना ठीक नहीं है, और ममता बनर्जी ने मुसलमान वर्ग को धोखा ही दिया है। और ये बात और सर कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ था जिसमें 24 जवान हमारे देश के शहीद हो गए, और ये किसको राज्य स्तरीय पर इसको नाकामी कहेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आखिरकार जवान तो हमारे जान खो ही रहे हैं, चाहे गलती या नाकामी जिसकी भी रहे। ये बड़ी दुख की विषय है। अगर किसी भी एक जवान का मौत होता है तो ये हमारे लिए बड़े दुखद बात है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की बातें नहीं है। हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है, चाहे प्रदेश स्तर पे हो या किसी भी स्तर पे हो, कहीं ना कहीं खामी है। जो हमारे 24 जवान शहीद हो गए, मैं बड़ा मर्माहत हूँ, क्योंकि जवान हमारी जनता की रक्षा, सुरक्षा, जान माल की जिम्मेवारी लेती है, और ऐसे लोगों का अगर जान माल पे अगर नुकसान हो तो ये बड़ा दुखद बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आप हमारे विचारों को, हमारे बातों को रखा, और आपका इंडिया न्यूज़ और जन जन तक पहुँचे, जनता की आवाज़ बने, यही हमारी शुभकामनाएं।